जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम अन्ना हजारे के आंदोलन का जायजा लेंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन ने सारे देश में एक हलचल पैदा कर दी। हलचल भी ऐसी जो पिछले 30-35 सालों में नहीं हुई। आज समझने की जरूरत है कि इतिहास में अन्ना के इस आंदोलन को किस तरह इतिहास नापेगा, किस तरह से अन्ना के आंदोलन को इतिहास याद करेगा। अन्ना के आंदोलन से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। लोगों के मन में सवाल हैं। मजे की चीज, अन्ना के साथियों के मन में भी सवाल हैं। अन्ना के विरोधी चाहते ही नहीं है कि अन्ना का आंदोलन सफल आंदोलन माना जाए, पर हम जो मीडिया के लोग हैं, हमें ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ अन्ना के आंदोलन का विश्लेषण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या अन्ना हजारे का आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन के जैसा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को नहीं देखा है, वो अन्ना हजारे के आंदोलन को जयप्रकाश आंदोलन जैसा बता रहे हैं। मीडिया में बहुत सारे लोग जिन्हें जयप्रकाश आंदोलन की ABCD के बारे में भी पता नहीं है, वो भी अन्ना हजारे के आंदोलन को जयप्रकाश आंदोलन बता रहे हैं। क्या अन्ना को 21वीं सदी का गांधी भी हम कह सकते हैं? अन्ना हजारे को 21वीं सदी का गांधी भी कहा जा रहा है। जेपी आंदोलन से जुड़ी घटनाएं और अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी घटनाएं, क्या दोनों का चरित्र, दोनों का असर, दोनों की संभावनाएं एक जैसी हैं? आइए देखते हैं जयप्रकाश आंदोलन और अन्ना हजारे के आंदोलन में फर्क क्या है। कुछ लोग अन्ना हजारे की तुलना लोकनायक जयप्रकाश नारायण से करने लगे हैं। इन लोगों को लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में अन्ना हजारे ने लोगों को जमा किया और लोकपाल बिल के मुद्दे पर सरकार को झुकाया, उससे जेपी आंदोलन की याद ताजा हो गई। ये बात बिल्कुल सही है कि अन्ना ने शहर के उन युवकों को जो अब तक सामाजिक और राजनीतिक विषयों को लेकर बेपरवाह थे, सड़कों पर उतारा। पिछले कुछ महीनों से लोग हर दिन नए घोटाले की खबर सुनकर चिंतित थे। जनता भ्रष्टाचार को लेकर नाराज थी। अन्ना हजारे को इस बात के लिए श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने इस आंदोलन को लोगों की नाराजगी को जाहिर करने का एक जरिया बनाया। ये आंदोलन अगर बाबा रामदेव करते या फिर कोई और करता, तो मीडिया के कारण उन आंदोलनों को भी वैसा ही समर्थन मिलता जैसा अन्ना हजारे को मिला। जहाँ तक बात अन्ना हजारे से जयप्रकाश नारायण की तुलना की है, तो फर्क आसमान और जमीन का है। सबसे बड़ा अंतर विचारधारा और लक्ष्य का है। जयप्रकाश नारायण कोई साधारण नेता नहीं थे, वो एक राजनीतिक और सामाजिक विचारक थे। अन्ना विचारक नहीं, एक एक्टिविस्ट है। अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ लोकपाल बिल में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी तक सीमित है। सरकार ने मांग पूरी कर दी तो आंदोलन भी खत्म हो गया, जबकि जयप्रकाश जी किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने सरकार और इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, तब उनका ध्येय यह नहीं था कि बस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इंदिरा की चुनाव संबंधित अवैधानिकता साबित करें। जयप्रकाश जी के आंदोलन का स्कोप बड़ा था। वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अन्ना हजारे और जयप्रकाश नारायण में एक बड़ा अंतर यह है कि अन्ना खुद इस आंदोलन के जनक थे। लोकपाल बिल की मांग पर वो खुद अनशन पर बैठ गए। मीडिया ने जब इसे दिखाया तो समर्थन बढ़ने लगा। इंटरनेट के माध्यम से लोग जुड़ने लगे। आंदोलन बड़ा होता गया। जयप्रकाश जी ने स्वयं आंदोलन शुरू नहीं किया। छात्र आंदोलित थे। उन्हें लगा कि उन्हें एक सर्वमान्य नेता की जरूरत है, तो छात्रों ने जेपी को आमंत्रित किया कि वो आए और उनके नेता बने। उनके आते ही छात्र आंदोलन का चरित्र बदल गया और वो आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। जयप्रकाश नारायण ने इसलिए आंदोलन का नेतृत्व किया क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार गरीबों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो गई है। जयप्रकाश नारायण को शहरी युवाओं और छात्रों के साथ साथ मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों का भी समर्थन मिला था। अन्ना हजारे के आंदोलन में सिर्फ शहरी युवाओं की हिस्सेदारी थी। उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसका सरोकार शहरी और पढ़ी लिखी जनता से है।
अन्ना पढ़े लिखे शहरी युवा या यूं कहें कि शिक्षित भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जयप्रकाश पढ़े लिखे शहरी युवाओं के साथ साथ मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे थे। अन्ना के साथ शौकिया एक्टिविस्ट थे। वहीं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों में अनुभवी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने अपने संगठनों और विचारधाराओं को त्याग कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। अन्ना ने एक मोदी और नीतीश कुमार के बारे में बयान क्या दे दिया। आंदोलन में शामिल लोगों ने अन्ना के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए। अन्ना अपने समर्थकों के वैचारिक मतभेदों की दीवार को गिराने में असफल रहे हैं। जयप्रकाश ने तो भूदान और सर्वोदय की बात की, देश के गांवों की रूपरेखा बदलने की ठानी थी। उन्होंने ये काम बस सार्वजनिक उन्माद पर आधारित होकर नहीं किया, बल्कि उनके पास एक विजन था। उन्होंने गांधी और पश्चिम के आदर्शों को एक सूत्र में पिरोकर गांवों को मॉडर्न तकनीक के साथ बदलने की कोशिश की। उन्होंने बिहार के नक्सलियों और चंबल के डाकुओं के बीच भी बहुत काम किया। उन्हीं की वजह से बड़ी संख्या में डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। आज की तरह 1974 में महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों की भारी कमी और भ्रष्टाचार ने देश में उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन जेपी ने इन मुद्दों को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये क्रांति है, हम यहाँ बस इसलिए नहीं आए हैं कि बस विधानसभा को स्थगित कर दिया जाए। आज हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। जो लोग अन्ना हजारे की तुलना जयप्रकाश नारायण से करना चाहते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि विचारधारा, जनता का समर्थन, नेतृत्व, संगठन शक्ति और लक्ष्य किसी आंदोलन के आधार होते हैं। हकीकत ये है कि इन पैमानों पर अन्ना हजारे और जयप्रकाश नारायण में कोई तुलना ही नहीं है। जब जयप्रकाश जी ने बिहार छात्र संघर्ष समिति के आमंत्रण के ऊपर छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, तो उनकी समझ में आ गया कि ये बहुत हल्का आंदोलन है, ये आंदोलन लंबी दूरी तक नहीं चल सकता, इस आंदोलन को जनता के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रम लिए। उन्होंने कहा कि शाम को किसी एक समय, जैसे शाम 7 बजे, पूरे बिहार के हर घर से घंटी बजेगी। घंटियां सबके घरों में नहीं थी, कोई थाली टंटना रहा था, कोई लोटे से चम्मच टकरा रहा था, कोई पत्थर टकरा रहा था, लेकिन शाम 7 बजे पूरे बिहार में एक समय शोर हो रहा था, और वो शोर बिहार के संघर्ष का नाद था। पूरा बिहार उस आंदोलन में शामिल हो गया। जयप्रकाश नारायण ने हर गांव में संघर्ष समितियां बनवा दी, हर शहर में, हर मोहल्ले में संघर्ष समितियां बनवा दी। ये संघर्ष समितियां और ग्राम संघर्ष समितियां छात्र आंदोलन की रीढ़ बन गए। छात्र आंदोलन को उन्होंने इतनी मजबूती प्रदान की कि बिहार में अब्दुल गफूर जैसा नेता, जिसे इंदिरा गांधी जी का वरद हस्त प्राप्त था, कुछ नहीं कर पाया। इस आंदोलन ने इतनी मजबूती हासिल की इन कदमों के जरिए से। और ये कदम क्या थे? ये कदम थे लोगों को आंदोलन में शिरकत कैसे वो करें, उसके लिए उन्हें जयप्रकाश जी ने तैयार किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गांधी जी और अन्ना हजारे में फर्क क्या है, और ये भी बताएंगे कि क्या अन्ना हजारे को 21वीं सदी का गांधी कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज अन्ना हजारे के आंदोलन, उनके नेतृत्व, उनके संघर्ष पर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने अन्ना और लोकनायक जयप्रकाश के बीच के फर्क के बारे में बात की थी। ये फर्क जरूर रहेगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण थे, और जयप्रकाश नारायण जब सोचते थे, बड़े नेता की तरह भी सोचते थे और साधारण कार्यकर्ता की तरह भी सोचते थे। वो जो कार्यक्रम लेते थे, वो ये देखते थे कि इस कार्यक्रम में समाज का सबसे कमजोर मानसिक क्षमता वाला आदमी भी किस तरह से हिस्सेदारी कर सकता है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कई युवाओं ने कहा कि उन्होंने गांधी को नहीं देखा, वे गांधी को नहीं जानते, और उनके लिए अन्ना हजारे ही गांधी हैं। बहुत सही बात इन नौजवानों ने कही। आज अन्ना हजारे के आंदोलन का सहारा लेते हुए
हम ऐसे नौजवानों से बताना चाहते हैं कि गांधी देखने की चीज नहीं, गांधी समझने की चीज है। गांधी को सिनेमा में मत देखो, गांधी को कल्पना में मत देखो, गांधी को उनकी किताबों में देखो, गांधी को उनके विचारों में देखो। और जब उनके विचारों में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ अन्ना हजारे ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी कहीं गांधी छिपा हुआ है। गांधी संत थे, गांधी आंदोलनकारी थे, और आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में भी कहीं संत छुपा है। आप भी जब किसी गरीब को तड़पता हुआ देखते हैं तो आपके दिल में भी दर्द की हिलोर उठती है। आप भी जब कहीं गड़बड़ी देखते हैं तो आपके मन में भी उसका विरोध करने की इच्छा जागृत होती है। बस गांधी उसको प्रकट कर देते थे, आप प्रकट नहीं करते हो। और अगर आप गांधी को प्रकट पढ़ोगे तो इसको प्रकट करने की ताकत आप में आएगी। गांधी संत थे, गांधी विचारक थे, लेखक थे, कानून और दर्शन के ज्ञाता थे। गांधी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। आइए एक नजर डालते हैं गांधी की राजनीति, उनके संघर्ष करने की ताकत और उनकी कल्पनाशीलता पर, जो कि कहीं आपके अंदर भी छिपी हुई है और आपको समझने की जरूरत है। नई जनरेशन के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा और न ही गांधी को देखा। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया तो कई लोग ये कहने लगे कि अन्ना आज के युग के गांधी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी की वजह से कांग्रेस से बाहर भी जाना पड़ा था। कांग्रेस से बाहर जाने के बाद भी उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी की विचारधारा, राजनीतिक सोच, संगठन शक्ति, लक्ष्य और व्यक्तित्व के सामने देश के बड़े बड़े इतिहास पुरुष और नेता बौने नजर आते हैं, जिसके आगे विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। जवाहरलाल नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे महापुरुषों का उनसे कई विषयों पर मतभेद रहा, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। अपने हर आंदोलन में गांधी ने देश के हर वर्ग को अपने साथ लिया। गांधी को सबसे अधिक भरोसा गांव की गरीब जनता के ऊपर था। गांधी गांव-गांव का दौरा और पदयात्रा करते थे। गांव की जनता को समझाते थे कि अंग्रेज देश को लूट रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देश के गांवों से ही निकल कर आया। गांधी का पूरा जीवन सर्वश्रेष्ठ आदर्शों के लिए संघर्ष की किताब है। सबसे पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक प्रवासी वकील के रूप में भारतीय समुदाय के लोगों में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1915 में उनकी वापसी के बाद उन्होंने भारत में किसानों, कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद गांधी जी ने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक और जातीय एकता का निर्माण, आत्मनिर्भरता के लिए, छुआछूत का अंत आदि के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इन सब के बीच विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य रहा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। गांधी की विशेषता ये है कि वो सिर्फ एक आंदोलनकारी ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचारक थे। गांधी ने सबसे पहले समझा कि देश का अंग्रेजी तंत्र कैसा है, अंग्रेजी राज्य का आधार क्या है। गांधी ने यह भी समझा कि देश को बदलने का तरीका किसी एक या दो मुद्दों पर अंग्रेजी सरकार को घेरना नहीं है। उन्होंने ये दिखाया कि सरकार किस तरीके से अपने आप में ही अवैध है, किस तरह सरकार लोगों की ना होकर ब्रिटेन के लोगों के फायदे के लिए यहाँ राज कर रही है। ये समझने के बाद ही उन्होंने अनशन और असहयोग जैसे कारगर अस्त्र निकाले। गांधी ये मानते थे कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, इसके लोगों पर भी समान जिम्मेदारी है। इसकी वजह है कि उन्होंने जातिगत हिंसा या धार्मिक हिंसा या फिर छुआछूत, इन सब से निपटने के लिए जन आंदोलन किया। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जब तक देश के लोगों की सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कोई भी कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात समझनी होगी कि गांधी का जीवन संघर्ष गाथा है। एक दो आंदोलन करने से कोई गांधी नहीं होता, किसी मुद्दे विशेष पर आंदोलन करने से भी कोई गांधी नहीं होता। गांधी होने के लिए गांधी के आदर्श के साथ साथ गांधी जैसा विचारक बनना भी जरूरी है।
गांधी जैसा व्यक्ति युगों के बाद पैदा होता है। उस आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी थी, उनके आपस में विरोध भी थे, लेकिन गांधी जी जब सामने आते थे तो सारे विरोध अपने आप उनके व्यक्तित्व के सामने दब जाते थे या समाप्त हो जाते थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में और गांधी के आंदोलन में कोई तुलना नहीं है, लेकिन आज जब न गांधी है न जयप्रकाश हैं, तो अन्ना हजारे का आंदोलन अपने आप में एक महत्व रखता है। और इस महत्व में अन्ना हजारे को अपने साथियों को यह समझाना होगा कि सामाजिक समरसता, सामाजिक अंतर्विरोध और समाज को बदलने के लिए किस तरह के त्वरा की और किस तरह की समझ की जरूरत है। अरुणा राय, मेधा पाटकर, मल्लिका साराभाई जैसे नेता अन्ना के बिल्कुल सक्रिय साथी हैं, लेकिन एक बयान आया, बिना उसे समझे हुए अन्ना हजारे के खिलाफ बयान शुरू हो गए। बाबा रामदेव शुरू में नहीं आए अन्ना हजारे के पास, जब अन्ना हजारे के पास आए तो उन्होंने अन्ना हजारे की तारीफ की, लेकिन अन्ना हजारे के समर्थन में जिस तरीके से लोगों का मानसिक जुड़ाव देखा, शायद उनके मन को कहीं खटक गया। वापस लौटते ही उन्होंने अन्ना हजारे के खिलाफ बयान दे दिया। अगर कोई नेता है, अगर किसी ने कोई शुरुआत की है, तो टेलीविजन के सामने जाने से पहले कम से कम आपस में बात तो कर लेते। और यही चीज अन्ना हजारे के समर्थकों, उनके साथियों और गांधी और जयप्रकाश जी के साथियों में थी। गांधी जी कुछ भी कहते थे या जयप्रकाश जी कुछ भी कहते थे, उनके साथ के लोग बयान नहीं देते थे उनके खिलाफ, अपनी असहमति उनसे मिलकर के जाहिर करते थे। लेकिन यहां तो टेलीविजन देखा नहीं कि राष्ट्रीय नेता बनने का लोभ सर के ऊपर नाचने लगता है, और किस तरह से बयान दें, किस तरह से अपने को अन्ना हजारे से बड़ा नेता साबित करें, इसकी होड़ मच जाती है। और इसी चीज से अन्ना हजारे को अपने लोगों को बचाना होगा। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। सही है, अन्ना हजारे की तुलना न गांधी से हो सकती है न जयप्रकाश जी से। अन्ना हजारे ने कमाल किया है, उपलब्धि किसी भी नेता से कम नहीं है। कम से कम जो जीवित नेता हैं आज, उनमें किसी से अन्ना हजारे की उपलब्धि कम नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आंदोलन की कुछ कमियां रही हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अन्ना हजारे ने देश के शहरी नौजवानों को आंदोलित करके अनोखा काम किया है, लेकिन अन्ना ये नहीं समझ पाए कि आज देश एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोगों का सहयोग लेना जरूरी होता है। अन्ना के आंदोलन में किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे, गरीब और ग्रामीण नहीं थे। अन्ना के आंदोलन में अल्पसंख्यक नहीं थे। अन्ना ने बस कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास किया है। सच्चाई यही है कि मीडिया और इंटरनेट ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करके शहरी युवाओं को सड़क पर ला खड़ा कर दिया। गांधी या जयप्रकाश नारायण ने आम जनता को अपने आंदोलन में साथ लिया था। इन लोगों के साथ गांव और तहसील में संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लेकिन अन्ना के आंदोलन में ऐसे लोगों की भारी कमी दिखाई पड़ी। जो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना के साथ नजर आए, वो किसी न किसी एनजीओ या फिर स्वार्थ के लिए आंदोलन करने वाले प्रोफेशनल थे। अन्ना के आंदोलन का एकमात्र एजेंडा लोकपाल बिल रहा, जो इस आंदोलन के लक्ष्य को बहुत ही सूक्ष्म बनाता था। अगर गांधी या जयप्रकाश ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते, तो वे सरकार के साथ साथ लोगों के व्यक्तित्व में बदलाव की भी बात करते। वो इस सवाल का जवाब ढूंढते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून होने के बावजूद देश गर्त में क्यों चला गया। गांधी और जेपी इस बात पर भी जोर देते कि देश में कानून लागू करने वाले ही व्यवस्था को खराब करते हैं, और अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तो कल कोई भी लोकपाल बन जाए, वो भी अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। आम नेता और ऐतिहासिक नेता में एक फर्क होता है। गांधी और जयप्रकाश जैसे नेता का आंदोलन समग्र होता था, आंदोलन का वैचारिक आधार होता था, और इन आंदोलन में भविष्य के सवालों का जवाब भी होता था। यही वजह है कि गांधी और जयप्रकाश नारायण को लोग आंदोलन का नेतृत्व करने का आमंत्रण देते थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया।
1974 में बिहार में आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के लक्ष्य और प्रायोजन के विस्तार के लिए लोगों ने जेपी को आमंत्रित किया था। गांधी और जयप्रकाश जहां-जहां गए, जन सैलाब उनके साथ नजर आया। अन्ना का विरोध बस देश के शहरी लोगों और यूनिवर्सिटी के छात्रों तक ही सीमित रहा है। गांधी की देश के छात्रों में भी ऐसी साख थी कि गांधी ने पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को भी गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम दिया और बखूबी करवाया। लेकिन अन्ना के छात्र बस धरने पर बैठे टीवी पर भाषण दे रहे थे। उनमें से कितनों को अन्ना गांव जाने के लिए तैयार कर पाते, ये सोचनीय विषय है। अन्ना गांधी नहीं है, अन्ना जयप्रकाश नहीं है, अन्ना सिर्फ अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे ने शहरी युवाओं को जगाया है। देखना यह है कि शहरी युवा कब तक जागृत अवस्था में रहता है। लोकपाल बिल तैयार हो जाएगा, संसद में पास भी हो जाएगा, लेकिन क्या भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाएगा? देखना यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना का अगला कदम क्या होता है। जयप्रकाश और अन्ना हजारे का सबसे बड़ा फर्क, जयप्रकाश जी ने कोई भी ऐसी संभावना जिसमें जनता को तैयार किया जा सकता है छोड़ी नहीं। उन्होंने कवियों को बुलाया, लेखकों को बुलाया, शायरों को बुलाया और सबसे कहा कि जनता के लिए अपनी कविताएं लिखिए विनम्रता के साथ। जयप्रकाश जी की विनम्रता, गांधी जी की विनम्रता, एक नेता की विनम्रता। लेकिन जिस नेता में अहंकार हो, जिस नेता में की बोली में एग्रेशन हो, वो नेता नहीं होता। नेता का मतलब होता है लोगों को अपने साथ ले चलने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना कि सब उससे अपना बड़ा भाई या अपना गार्जियन मान करके उसके साथ आ जाए। अभी 2 हफ्ते पहले हमने 2 टूक में एक कार्यक्रम किया था युवाओं के ऊपर, जिसमें हमने कहा था कि नव उदारवाद किस तरह युवाओं की चेतना को बर्बाद कर रहा है, किस तरह देश की युवा देश की राजनीति और सामाजिक सरोकार से विमुख हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के 3 दिन बाद अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ और अन्ना ने अब तक सो रहे युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। अन्ना की सही मायने में यही उपलब्धि है। अन्ना ने युवाओं की चेतना को जगाया है, लेकिन इस चेतना को वैचारिक पुष्टता देने की जरूरत है, वैचारिक आधार देने की जरूरत है और राजनीतिक दलों को यह बताने की जरूरत है कि अगर वो नहीं चेते तो अन्ना हजारे जैसे लोग, और खासकर आज हमारे बीच में जो अन्ना हजारे हैं, उन्हें चाहिए कि वो हर प्रदेश में जाएं और नौजवानों को गांधी और जयप्रकाश के विचारों से परिचित कराएं, क्योंकि विचारों का परिचय ही किसी भी आंदोलन को समग्र बनाने के लिए, किसी भी आंदोलन को क्रांतिकारी चेहरा देने के लिए पहली और आखिरी बुनियादी शर्त है। अन्ना हजारे, आपको हमारा सलाम। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, 2 टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.2took@gmail.com पर।